हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस एम्पायर के बारे में जिसने बिहार के आसपास का जो एरिया था, मगध का जो एरिया था, उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। जो मगध जो 16 महाजनपद थे इंडियन हिस्ट्री में, उनमें से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महाजनपद रहा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस किस डायनेस्टी का क्या क्या रोल रहा उसको पावरफुल बनाने में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मगध एम्पायर के राइज के बारे में। मगध एम्पायर जो है कहाँ लाई करता है, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं। देखिए, जो आज का प्रेजेंट बिहार है, बिहार के आसपास का जो एरिया था वो मगध एम्पायर का था। मगध की जो इनिशियल बाउंड्रीज थी वो कन्फाइंड थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डायनेस्टीज़ बढ़ती चली गई, मगध एम्पायर का राइज होता चला गया हिस्ट्री में, उसकी जो टेरिटरियल लिमिट्स थी वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड होती गई, यानी कि वो बढ़ती चली गई। और फाइनली मगध की जो लिमिट्स थी, टेरिटरियल एक्सपेंशन था, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो मगध का जो एम्पायर था, अगर हम लोग मैथोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो बृहदहर्थ, जरासंध, बृहदहर्थ ने इस डायनेस्टी को इधर यहाँ पर डायनेस्टी डेवलप की थी। ये माइथोलॉजिकल सोर्सेज की बात है। लेकिन अगर हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करें तो बिंबिसार जो थे उन्होंने अनेक डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। अब मगध इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों था एंशिएंट टाइम में? देखिए, एक सबसे पहली चीज़ तो उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड था। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो सारा एरिया है ये मगध का एरिया था। ये बट ये इनिशियली इतना नहीं था, ये धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ है। ये वाला एरिया जो था ये कॉन्फ्रेंस पे बना है, मतलब जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, गंगा और सोन, जहाँ कॉन्फ्रेंस, जहाँ दोनों नदियाँ मिलती थीं, यहाँ पे मगध का जो एरिया था वो लाई करता था। इसकी वजह से जो उधर का लैंड था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, और उधर जो क्रॉप वगैरह से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा था। तो मगध का जो एक तो स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए था, दूसरा वहाँ के आसपास जो रिसोर्सेज थे, ख़ासतौर से नेचुरल रिसोर्सेज, वो बहुत ज़्यादा थे। देखिए, एक तो उधर जो आयरन के डिपॉजिट थे वो बहुत ज़्यादा थे। आयरन के डिपॉजिट ज़्यादा होने से ये फ़र्क पड़ा कि उनकी जो आर्मी में जितने भी आर्मी में जो ग्रोथ हुई है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा। टिम्बर वहाँ बहुत आसानी से मिलता था। एलिफेंट्स का उधर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन था, रिवर रूट्स थे, जिसकी वजह से उनकी मिलिट्री को स्ट्रैटेजिकली डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तीसरा, कैपिटल सिटीज़ उधर की राजगृह थी इनिशियली, लेकिन लेटर ऑन इट वाज पाटलिपुत्र वाज आल्सो फाउंड या एस्टैब्लिश्ड बाय उदयन। तो पाटलिपुत्र आगे जाके मगध एम्पायर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस रखने लगा। इसके अलावा हर्निक डायनेस्टी की शुरुआत हुई अराउंड 544 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। तो ये थे बिंबिसार, इन्होंने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। बिंबिसार का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने एक तो जो अंग का एरिया था, जो मॉडर्न बंगाल है, उसको कंकर किया, उसको जीता, वहाँ से एक्सपेंशन हुआ। दूसरा, ही ऑल्सो एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद अवंती, जो आज का उज्जैन के आसपास का जो एरिया, कौशल एंड वैशाली। वैशाली अगेन लाइज इन द स्टेट ऑफ बिहार टुडे। तो ये उस टाइम पे महाजनपद थे, तो इनके साथ में अच्छे संबंध जो थे बिंबिसार ने डेवलप किए। इसके बाद में बिंबिसार का जो रूल रहा वो रहा करीबन 492 बीसी तक। 492 बीसी के बाद में उनका मर्डर कर दिया जाता है उन्हीं के बेटे के द्वारा, और उनको और अजातशत्रु जो हैं ये थ्रोन को कंकर कर लेते हैं। इसके बाद में
अजातशत्रु ने एक चीज़ की कि जितना जो एक्सपेंशन था उसको कंटिन्यूड रखा, और उसकी साथ में उन्होंने लिच्छवीज जो थे उधर के, जो वज्जी का जो महाजनपद था वहाँ पर लाई करते थे, उनको कंकर कर लिया, जीत लिया उस एरिया को, जिससे कि मगध के एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। सेकंड, बुद्धिज़्म जो उस उनके राज्य में था काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लरिश किया। इसका जो प्रूफ है वो मिलता है उन्हीं अजातशत्रु के ही टाइम में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि जो बुद्ध के डेथ के बाद में जो काउंसिल हुए जिसमें बुद्ध की टीचिंग के बारे में बताया गया, वो वहाँ पर कराया गया। ही डिफीटेड कौशल एंड वैशाली। इसकी जब इन दोनों जगह महाजनपद को उन्होंने हरा दिया तो इससे मगध को फर्दर एक्सपेंड करने का मौका मिल गया। अजातशत्रु के बाद में उदयन ने रूल किया 460 से 440 बीसी तक। पाटलिपुत्र को फाउंड किया। पाटलिपुत्र जो आज के टाइम में है, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका जो रीन था, उनका जो कार्यकाल रहा, वो इसलिए नेगेटिव वे में इसलिए रहा कि ही सॉ वेरियस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डायनेस्टी वीकन होती चली गई। उदयन के बाद में हर्णैक डायनेस्टी जो थी उसका ख़त्म हो गई। शिशुनाग डायनेस्टी आई। शिशुनाग जो थे वो एक मिनिस्टर थे हर्णैक डायनेस्टी में, और इनका मर्डर करने के बाद में शिशुनाग डायनेस्टी को डेवलप किया गया। शिशुनाग डायनेस्टी जो थी मगध की दूसरी डायनेस्टी थी हर्णैक के बाद में। एक्सपेंड करने में उनका की रोल रहा। ही ऑल्सो डिफीटेड द पावरफुल किंगडम ऑफ अवंती, जो उज्जैन के आसपास का एरिया था, जिसकी वजह से मगध की जो सुप्रीमेसी थी वो एस्टैब्लिश हो गई। शिशुनाग जो 413 से 395 बीसी तक जिन्होंने राज किया, ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट राजगृह, जो प्रेजेंट राजगीर है। हालांकि वे कैपिटल रही उसको वैशाली मूव कर दिया गया। ही डिफीटेड एंड एनेक्स द पावरफुल किंगडम ऑफ अवंती एंड इट्स लॉन्ग राइवलरी विद मगध। अब यहाँ ये उदयन के टाइम में भी हुआ था। कंसोलिडेटेड पावर्स ओवर द महाजनपद एक्सटेंडिंग मगध इन्फ्लुएंस। अब यहाँ से सारे महाजनपद के बीच में मगध का जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद में बात करते हैं हम काल अशोक की, जिन्होंने राज किया 395 से लेकर 345 बीसी तक। सन एंड सक्सेसर थे शिशुनाग के। इनके टाइम में दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वैशाली में, जिसके अंदर बुद्धिज्म जो है सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र, जो आगे जाके मौर्यन रूल का सेंटर रहा। ही वॉज किल्ड, काल अशोक की अगर बात करें तो ही वॉज किल्ड इन कॉन्स्पिरेसी, जिसकी वजह से आगे जाके नंद डायनेस्टी ही स्टैब्लिश हुई। तो शिशुनाग डायनेस्टी इस तरीके से ख़त्म होती है। तो इट केम टू एन एंड व्हेन महापद्मनंद, जो नंद डायनेस्टी के जो रूलर फाउंडर थे, उन्होंने उसको जो डायनेस्टी थी उसको ख़त्म किया। इसके बाद आती है नंद डायनेस्टी। 345 से लेकर 321 बीसी तक उसका टाइम था। नंद डायनेस्टी जो थी सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी रही मगध की। रूलिंग कब की उन्होंने? मौर्य एम्पायर से पहले, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले। अब कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको डायनेस्टी को ख़त्म किया, क्या वजह थी, वो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इन्होंने नंद डायनेस्टी ने ही मगध की जो टेरिटरी थी उसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज जो हैं वो एडमिनिस्टर किए। जो महापद्म नंद थे उनने एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है उसको वो अकेले ही रूल करते थे, इसी वजह से उनको एक रथ के नाम से भी जाना जाता था। बहुत सारे महाजनपद को उन्होंने हराया। कलिंग, उड़ीसा, कौशल, शूरसेन जो मथुरा के आसपास का एरिया था। एक्सटेंडिंग मगध कंट्रोल अक्रॉस नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। ऑल्सो उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बनाई और एक मैसिव स्टैंडिंग फोर्स जो है वो मेंटेन किया। लास्ट रूलर जो थे मगध डायनेस्टी के, नंद डायनेस्टी के, वो रहे महापद्मनंद के बाद में धनानंद। ही वॉज वेरी पावरफुल रूलर, लेकिन लोगों में अनपॉपुलर थे। एक तो इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा टैक्सेशन रखते थे,
और उनकी जो एरोगेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ यही एरोगेंस उनकी डायनेस्टी को ख़त्म होने का कारण बनी। इनकी जो चाणक्य के साथ में जो एरोगेंस थी, दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को डेवलप किया कि ताकि वो इस नंद डायनेस्टी को हराएं और बाद में मौर्य डायनेस्टी को का रूल जो है इस्टेब्लिश करें। तो ये सब था। हाँ, नंद डायनेस्टी के अंदर जो धनानंद थे उनके अंडर में ट्रेजरी बहुत ज़्यादा थी और जो मिलिट्री और एलिफेंट्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो सिग्निफिकेंस क्या रहा नंद डायनेस्टी का? एक तो पहला सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था इंडिया में। इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर। किसके थ्रू मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और उन्होंने प्रमोट किया इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो मगध की डायनेस्टी थी, टेरिटरी थी, सबसे ज़्यादा एक्सपेंड उन्हीं के टाइम में हुई है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ें थी वो थी मगध एम्पायर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।